जय हिंद एवरीवन। हम लोग बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला लेक्चर आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज है आप लोग का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि जुलाई 2019 में, कब की बात कर रहा है भाई? 2019 में। 2019 का ही बीपीएससी द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक, इंग्लिश से क्या कहा गया है? मेगालिथिक साइट या फिर मेगालिथिक पीरियड के पहले प्रखनन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो किस जिले का दौरा किया था भाई? कैमूर का तो नहीं किया था, बांका का भी नहीं किया था, और मधुबनी का भी नहीं किया था, और पटना का भी नहीं किया था। तो किया किसका था? तो किया था आपका किसका भाई? रोहतास का किया था। रोहतास जिले का दौरा किया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने रोहतास जिले का दौरा किया हुआ था, मतलब रोहतास जिले गया था। चलो इसका हम लोग देख लेते हैं डिस्कशन। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट का पहली बार जो है पुरातात्विक अन्वेषण हुआ है, और उसके लिए विशेषज्ञों ने, मतलब विशेषज्ञों मतलब हिस्टोरियन मानो, हिस्टोरियन ने 10 दल ने रोहतास जिले का दौरा किया है। नवंबर 2018 में सोना घाटी सभ्यता के शोधकर्ता श्याम सुंदर तिवारी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम रोहतास जिले पहुंचती है, और वहां के अंतर्गत रोहतासगढ़ से 5 बृहद पाषाणिक स्थलों की जो है खोज किया हुआ है। इन लोगों ने 5 गो बृहद पाषाणिक स्थल का खोज किया गया है। कहां से? रोहतासगढ़ से। और ये जो है बीपीएससी आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में जो है इस प्रश्न का विकल्प बी को सही माना है, लेकिन वो क्या है? गलत है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है बिहार के, देखो भाई ये हिस्ट्री से आ जाता है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ये नवपाषाणिक संस्कृति से बिलोंग करता है, नवपाषाणिक संस्कृति से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आपको जब हिस्ट्री का पहला लेक्चर आप लोग देखिएगा ना, पहला लेक्चर जो बनाए हुए हैं हिस्ट्री का 72 बीपीएससी करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री के लिए, तो उसमें पहला लेक्चर में ही हम बताए हैं कि बिहार से एक जगह मिला है जिसका नाम है चिरांद सारण यानी छपरा जिला। अभी का बोले तो छपरा जिला, वहां से हम लोग को नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसमें हम लेक्चर नंबर 1 में ही बता चुके हैं, और वही वाला क्वेश्चन पूछा था 2020 में। क्लियर है? 66 बीपीएससी बकलोल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था। तो बिहार के सारण जिला में चिरांद नामक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई है, मतलब पता चला है उनके बारे में। इस पुरास्थल का उत्खनन जो है विभिन्न सर्वे में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीनतम भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार के पुरातत्व निर्देशालय के द्वारा जो है किया गया है। यहाँ मानवीय अधिवास के साक्ष्य नवपाषाण काल से दृष्टिचोर होता है। भारत की किसी नदी घाटी की खोज जाने वाली यह प्रथम क्या हो जाती है? नवपाषाणिक पुरास्थल हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चीनी यात्री का नाम था हितसिंह। क्या नाम था? एक चीनी यात्री था, नाम था हितसिंह। ये आया था भारत पढ़ने के लिए। ये बोल रहा है कि कब बिहार का भ्रमण किया था? तो बिहार का भ्रमण किया था लगभग 671 में। कब किया था? 671 ईस्वी में किया था। यानी 671 किसमें है? 35 है, नहीं होगा। 37 है, नहीं होगा। 400 है, ये तो होगा ही नहीं। तो उपयुक्त में से क्या होगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें भी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हितसिंह कब आया था? हितसिंह आया था भारत आपका बिहार आया था आपका 671 में। कब आया था? 671 में। चीनी यात्री हो जाता है हितसिंह। 671 से 695 तक भारत का भ्रमण करता है, और उसमें बिहार जो आया था 671 में आया था। और जब वह 37, ऐसा कहा जाता है कि जब वह 37 वर्ष का था तब वो भारत भ्रमण करने के लिए आया था। अपने कुछ बुद्ध सहयोगियों के साथ आया था, मतलब अपने फ्रेंड इन लोग के साथ आया था भारत, और बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से जो है भारत भ्रमण करने का निश्चय किया था। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, और वह अकेले ही केटन नगर से जहाज में बैठकर जो है भारत की यात्रा के लिए चल पड़ा था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया हुआ था, और सुमात्रा होते हुए जो है चीन वापस लौट गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन हो जाता है?
तो बिहार, ऐसा कहा जाता है कि बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम जो हो जाता है वो बख्तियार खिलजी हो जाता है। और इन्होंने ही जो है बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसको क्या किया था, तोड़ फोड़ दिया था। क्लियर है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन हो जाता है भाई, बख्तियार खिलजी हो जाता है। आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए तो बख्तियार खिलजी जो है ये किसका सेनापति हुआ करता था या फिर किसका गुलाम हुआ करता था, बख्तियार खिलजी, इसको कमेंट में फेंक के मारना है। देखो इसका पूरा नाम था इख्तियादी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और इसको जो है बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1193 से लेकर 1212 के बीच जो है बिहार पे आक्रमण करता है और बिहार को जीत लेता है। और उसके बाद नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में बना हुआ है इसको क्या करता है, महाविहार कहा जाता है, कि जहाँ पे रहने का स्थान होता है उसको महाविहार कहा जाता है। तो विक्रमशिला और नालंदा महाविहार को जो है तहस नहस कर दिया था। क्लियर है, ऐसा माना जाता है। और जो तहस नहस किया था और इसी के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया गया कि बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला और विजय करने वाला जो हो जाता है आपका बख्तियार खिलजी हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ क्यों भाई, मुस्लिमों के द्वारा, यानी इसका कारण क्या हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में है आपका मुस्लिम। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन हो जाता है भाई, मुस्लिम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नालंदा महाविहार या फिर नालंदा बिहार का विध्वंस मतलब वही तोड़फोड़ किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था भाई, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में देखें कि 1193 ईस्वी में ये आता है भारत और बिहार, और आके नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में बना हुआ था उसको तोड़ फोड़ देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7 नंबर पूछ रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है। तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक हो जाता है बख्तियार खिलजी। भाई जो जीतेगा वही तो तुर्क सत्ता का स्थापना करेगा ना। एक्चुअली में जो बख्तियार खिलजी था तुर्क से बिलोंग करता था और आके भारत आके बिहार को जीत लिया। अब बिहार को जीत लिया तो अपना साम्राज्य स्थापित किया बख्तियार खिलजी। और तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इब्न बख्तियार खिलजी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इख्तियादीन उद्दीन मोहम्मद बिन, अजीब जैसा नाम है, मुस्लिम नाम है, थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क संस्था का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर विवरण प्राप्त होता है, मतलब जो बिहार में बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया उसका विवरण कहां से प्राप्त होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में पता चलता है तबकात ए नासरी एक पुस्तक है, वहां से। कौन सी पुस्तक है, तबकात ए नासरी। कौन सी पुस्तक है भाई, तबकात ए नासरी। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार हो जाता है मिनहाज उस सिराज। क्या एक इतिहासकार हो जाता है जो बहुत ही फेमस है, नाम है मिनहाज उस सिराज। क्या नाम है, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, नाम लिखा कि पुस्तक का तबकात ए नासरी, और इसमें जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो बिहार में आक्रमण किया गया था, जो वहां का विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, उसके बारे में छाप दिया इन्होंने कि एक आया तुर्क मुसलमान जो बिहार आके वहां के स्कूली शिक्षा पर जो है रोक लगा दिया था और वहां के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रद्द कर दिया था तोड़ फोड़ के। तो क्या नाम था जो पुस्तक लिखा था, उसका नाम था, इतिहासकार का नाम था मिनहाज उस सिराज। कौन सी पुस्तक लिखी, तो तबकात ए नासरी। कौन सी पुस्तक लिखी भाई, तबकात ए नासरी। क्वेश्चन ये भी आता है कि तबकात ए नासरी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, मिनहाज उस सिराज की रचना है। या फिर क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है भाई, एसएससी वाला ध्यान दो, एसएससी वाला डायरेक्ट पूछेगा कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा क्या लिखा गया है, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। लेकिन स्टेट पीसीएस ये नहीं पूछता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी पूछता है आपसे कि इस आदमी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, लेकिन उस पुस्तक में क्या क्या बातें लिखी गई है उसके बारे में पूछ लेता है। क्लियर है। देखो 2018 का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक। कश्मीर घाटी का था अंतिम
मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, क्या नाम था? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है हाँ, क्वेश्चन हम लोग 9 में देखते हैं। क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक हो जाता है यूसुफ शाह चक, क्या नाम है? यूसुफ शाह चक। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई, भूले भटके एसएससी वाला ध्यान देना, एसएससी वाला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन हो जाता है? तो यूसुफ क्या नाम है? यूसुफ शाह चक, क्या नाम है? यूसुफ शाह चक, जिन्हें जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है, कहाँ पे दफन किया गया था इसको? तो इसको नालंदा में दफन किया गया था। कहाँ पे? नालंदा में। कमेंट में फेंक के मारिए तो कि नालंदा है कहाँ भाई? तो नालंदा है आपका, कहाँ पे है नालंदा? नालंदा हो जाता है आपका बिहार में। कहाँ हो जाता है? बिहार में। चलो, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल चक शासक यूसुफ शाह चक हो जाते हैं, जिन्हें मुगल सम्राट के द्वारा जो है निर्वासित किया गया था, मतलब वहां से हटाया गया था। किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। निर्वासन के दौरान जो है 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और नालंदा में उसको दफनाया गया था। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता है भाई, तो अच्छा यही क्वेश्चन तो पूछा है कि कश्मीर घाटी का जो यूसुफ शाह चक था, इसको कहाँ दफनाया गया है? देखो ना यहाँ पे लिखा है दफन है, कहाँ पे दफन है? नालंदा में दफन है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। अच्छा, किस लिए? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ जो है ना, बिहार शरीफ बिहार का एक क्या बोलते हैं उसको, जिला जिला हो जाता है बिहार शरीफ। तो वो जो नगर है वो महत्वपूर्ण किस चीज के लिए रहा? तो वो आपका जो है विद्या का केंद्र माना जाता था। किसको? बिहार शरीफ को। उसके बाद विद्या का केंद्र हो जाएगा, यानी 2 जिसमें है उसको हम लोग आंसर मानेंगे। 2 इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे। उसके बाद आपका प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी उसको जाना जाता था, यानी 3 नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो 3 नंबर देखो कहाँ पे है? 3 नंबर यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो इससे तो हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं। और जो बिहार शरीफ है एक धार्मिक स्थल भी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है वो भी सही हो जाएगा। 4 बस इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको काट दो क्योंकि बाकी सब में 4 नहीं है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलो, मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध बिहार अथवा मठों से संबंधित हो जाता है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या का केंद्र हो जाता है, मतलब शिक्षा का केंद्र, यानी यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं बिहार शरीफ। उसके बाद प्रशासनिक केंद्र हो जाता है, प्रशासनिक केंद्र मतलब समाहरणालय, डीएम ऑफिस। क्लियर है? उसके बाद धार्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हो जाता है और यह पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाया गया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख मेमोरी के दरगाह के लिए भी ये जो है जाना जाता है। यानी ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये जो है धार्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है बिहार शरीफ को, प्रशासनिक केंद्र के भी रूप में जाना जाता है और विद्या का केंद्र के भी रूप में जाना जाता है। इसको तो बिहार शरीफ को। आ गया समझ में? अच्छा, इसमें एक एलिमिनेशन इस तरह लगा सकते थे कि बिहार शरीफ जो है, बिहार शरीफ इसको व्यापार का केंद्र नहीं माना जाता है भाई। अब जो एक जिसमें नहीं है उसी को आंसर मानो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इसमें है, ये आंसर नहीं होगा। एक इसमें है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद इस देखो 2 और 3 को आंसर मान लो। अब देखो एक चीज कि 4 जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं धार्मिक केंद्र का रूप में जाना जाता है बिहार शरीफ को। तो यानी 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को लगा दो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इस तरह करके दिमाग लगा के मतलब आंसर को निकालना होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत हो जाते हैं सैफुद्दीन मेमोरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से हो जाता है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। कौन सी संप्रदाय से? फिरदौसी संप्रदाय से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ था। यहाँ पे अगर यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यह पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाया गया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख
शफरुद्दीन यास मेमोरी की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। किसको? तो बिहार शरीफ को। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो, शरफुद्दीन अहमद का जन्म होता है कब भाई? तो 1263 ईस्वी में होता है मनेर शरीफ यानी पटना में। पहले मनेर शरीफ कहा जाता था पटना को, अभी का नाम पटना है, पहले मनेर शरीफ कहा जाता था, उसके बाद पाटलिपुत्र कहा जाता था, अभी पटना बोला जाता है। और इनकी मृत्यु होती है 1381 में बिहार शरीफ में। कहाँ पे होता है? बिहार शरीफ में होता है। शरफुद्दीन मेमोरी फिरदौसिया सिलसिली के सूफी संत हुआ करते थे। उन्होंने सुकरवर्दी की अरबीकृत, भाई सुकरवर्दी की अरबीकृत मतलब सर, तो सुकरवर्दी की अरबीकृत का मतलब होता है अरबी भाषा में अबद उल मुरिद्दीन पर एक जो है भाष्य लिखा था, मतलब बुक लिखा था, उनकी प्रसिद्ध कृत हो जाता है मकतूबात ए सदी। क्या नाम है? मकतूबात ए सदी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? तो शेरशाह के द्वारा। शेरशाह जो है ये पटना का शासक हुआ करता था। शेरशाह के द्वारा पटना को जो है प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया गया है। तरीके दाऊदी के विवरण के अनुसार एक लेखक हो जाता है तरीके दाऊदी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उसके अनुसार जो है शेरशाह पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जगाने के बाद जो है 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया था और इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया था। पटना का प्राचीन नाम हो जाता है पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना जो है मगध सम्राट अजात शत्रु के द्वारा किया गया है। भाई बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि पटना का जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक हो जाता है अजात शत्रु। एक सर का हम लेक्चर देख रहे थे शॉर्ट्स में, तो वो बता रहे थे कि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक हो जाता है अजात शत्रु का बेटा उदयन हो जाता है, जो कि गलत है। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ना कि पाटलिपुत्र को स्थापना किया था। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो अजात शत्रु के द्वारा किया गया है। अच्छा, कमेंट में ये फैक्ट मारिए कि अजात शत्रु जो है किसका बेटा हो जाता है? अजात शत्रु जो है ये किसका बेटा हो जाता है? इसको कमेंट में लिख के मारना है। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने राजगिरिया के स्थान पर जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो अभी हम बताएं आप लोगों को। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच के द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था बिहार के पटना में 1932 में। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, और 2020 का क्वेश्चन ये उठाए हैं हम, इसको फिर रट लेना है, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में, कहाँ पे? बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कौन सी कंपनी थी भाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने पटना के कॉलेज की उत्तरी इमारत 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की, और इसकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सेरा और अफीम आदि में संबंधित व्यापार से हो जाता है। मतलब इन लोग जो है चीनी का, सूती वस्त्र का, सेरा का और अफीम का बिजनेस किया करते थे, उसके लिए जो है फैक्ट्री बनाया हुआ था। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो बंगाल जो प्रांत था उसको साथ बिहार को मिलाया गया था 1733 में। कब मिलाया गया था? 1733 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। देखो 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय जो है बंगाल सूबा से किया जाता है। बंगाल के तत्कालीन नवाब जो थे सियाजुद्दीन मोहम्मद खान हुआ करते थे। बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल का नवाब बोला जाता था, जो वहाँ के राजा थे उसको नवाब बोला जाता था। तो बंगाल का नवाब हो जाता है कौन? सियाजुद्दीन मोहम्मद खान। और इन्होंने जो है प्रांत को 4 भागों में बांट दिया था। सेंट्रल डिवीजन, उसके बाद मध्य, पश्चिम और उत्तरी बंगाल, और एक हिस्सा शामिल था। उसके बाद ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल
को शामिल किया गया था। उसके बाद बिहार डिवीजन, जिसमें उड़ीसा डिवीजन को शामिल किया गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? किसको भाई? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो कब? 1773 को, जब उन्होंने प्रशासन को संभालना स्टार्ट किया था, यानी 1773 को। देखो बंगाल का नवाब कौन आ जाता है भाई? सुआउद्दीन अलीवर्दी खान। इसको 1733 ईस्वी में, कब? 1733 ईस्वी में ड्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया था। बिहार का नया सूबेदार हो जाता है, यानी ड्यूटी गवर्नर हो जाता है कौन भाई? बनाया जाता है। उसके बंगाल के नवाब सरफराज का समय बिहार के नवाब सूबेदार अलीवर्दी खान के विद्रोह कर दिया, और सरफराज खान के गिरियों के युद्ध में जो है, कौन सा युद्ध हुआ था? गिरियों का युद्ध, इसमें मार डाला गया था उसको। और फिर 1740 आते आते अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। समझ में आ गया? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वो रहा है कि अली गोहार का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ था? तो अली गोहार जो है ये बिहार पे हमला करता है 1759 में। कब करता है? 1759 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुगल सम्राट अली गोहार, एक मुगल सम्राट हुआ करता है, कौन? अली गोहार। इन्होंने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, और उसी वर्ष अपने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। बोलता है आज से हम मुगल बादशाह हैं, तथा अपना नाम जो है शाह आलम द्वितीय खान रखा। क्या नाम रखा था? शाह आलम द्वितीय खान। शाह आलम द्वितीय को पटना के समीप गुल बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री ने अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक करवाता है 1761 में, और उसके बाद इसके समय ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाता है। अच्छा, कमेंट में फेंक के ये मारिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है, कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध, वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है भाई? 1764 में होता है। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, बिहार में परमानेंट बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था क्योंकि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था, मतलब कितना राजस्व लिया जाए इसको तय करना था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो लॉर्ड कर्नवालिस ने, कौन सा आदमी था? लॉर्ड कर्नवालिस, वार्षिक लगान के स्थान पर जो है 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दिया, और यही व्यवस्था जो है 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से, यानी परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था, तथा मूल कारण कंपनी के लिए जो है भू राजस्व की एक निश्चित राशि को तय करना था कि इतना कंपनी को देना पड़ेगा। आगे समझ में? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना में पटना नगर केंद्र, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ये क्या था भाई? बहावी आंदोलन का केंद्र था ना। कहाँ ये? अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1830 के दशक में जो है पटना नगर केंद्र था। ये किस लिए केंद्र बनाया गया था पटना को? क्योंकि यहाँ पे बहावी आंदोलन का जो है लोग इकट्ठा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पटना को 1830 में बहावी आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। क्लियर है? चलो, बहावी आंदोलन मूलतः जो है अरब से आरंभ हुआ था। क्वेश्चन ये आ सकता है अगर कि बहावी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो अरब से होता है, और अरब से आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक का नाम जो हो जाता है अब्दुल वहाब, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, और उन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम बहावी आंदोलन रखा गया। ऊपर क्लास हो रहा है।
उसके बाद आरंभ में जो है यह मतलब पहले पहले बार यह जो है इस्लामिक सुधार आंदोलन हुआ करता था। फिर बाद में जाके भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद हो गए। उसके बाद 1830 ईस्वी में सर सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन जाता है। समझ में आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने, एक ब्रिटिश अधिकारी था उसके बारे में पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक जो है 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ जो है आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत कर रहे हैं। तो बताया कौन था भाई? रॉबर्ट मेंट ग्रेगोरी ने। कौन बताया था? रॉबर्ट मेंट ग्रेगोरी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। बहावी आंदोलन होता है कब भाई? अभी बताया 1830 में। बहावी आंदोलन कब होता है? 1830 में। तो बहावी आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए, मतलब बहावी आंदोलन जो चल रहा था तो उसको जो रोकने के लिए, उसको उसकी तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, किसने? ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कार्रवाई स्टार्ट करता है और उनके विरुद्ध जो है न्यायिक योजना को तेज कर देता है। और इन मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कई ब्रिटिश विरोधी कुशल संचालन केंद्र का पता चला और इसी दौरान पंजाब के न्यायिक आयुक्त हो जाते हैं रॉबर्ट मेंट ग्रेगोरी, रिपोर्ट कर देता है और पटना और थानेश्वर के मुसलमान जो है पेशेवर के नजदीक 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध क्या करते हैं? बगावत कर देते हैं। समझ में आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बिहार का चोरी विद्रोह कब हुआ है? किस वर्ष हुआ था बताना है। चोरी चोरा कांड आप लोग पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश में हुआ था ना, बिहार में भी हुआ था बिहार चोरी विद्रोह। कौन सा हुआ था? बिहार चोरी विद्रोह। और ये हुआ था आपका 1798 में। कब हुआ था? 1798 में हुआ था। तो वही वाला डेट पूछ रहा है कि चोरी विद्रोह कब हुआ था? 1798। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार की चोरी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। स्वतः यह जो है आयोग चुआर विद्रोह पूर्णा चाहता है। गंतव्य है कि चुआर विद्रोह का तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी 1767 से जो है 1802 तक चला था और हालांकि यह जो है विद्रोह 1798 और 99 में आपसी चरम व्यवस्था पर था और इस आधार पर जो है हम लोग ऑप्शन नंबर 1798 को मानेंगे। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था कब जानते हैं? ये हुआ था, ये इसको किया था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा और 1900 में हुआ था। मतलब इसको हम लोग आंसर अगर यदि मानेंगे तो ये तो प्रॉपर आंसर नहीं दिया है, लेकिन हम लोग 89 को इसको मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को मान सकते हैं। क्लियर है? वही चीज लिखा होगा इसमें, देखो 89 को दिया है ना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं होता है और फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोह का एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में किसी तिथि का विद्रोह सही समय नहीं दिया गया है और विद्रोह जो होता है संथाल विद्रोह होता है आपका 1855 में, मुंडा विद्रोह होता है 1899 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1855 में, तो भाई 1855 में संथाल के किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था? तो मेजर बोरो को। किसको हराया गया था? मेजर बोरो को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1855 में संथाल में भागलपुर क्षेत्र के भेगनडीह, वर्तमान समय हो जाता है झारखंड के साहिबगंज जिला, यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और डाकुओं पर जो है आक्रमण किए थे जिनका नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद भैरव के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बोरो आता है। कौन आता है भाई? संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बोरो नाम का अधिकारी आता है और इसके नेतृत्व में एक सेना भेजा जाता है जिसे संथाल ने हरा दिया था। 1856 ईस्वी में भागलपुर के कश्मीर ब्राउन और मेजर जनरल डायन ने क्रूरतापूर्वक जो है संथाल विद्रोह का जो है दमन कर दिया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है
संथाल हुल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, अभी बताएं, 1855 और 56 के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ देखो 1855-56 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हम बताएं, सिद्धो कान्हो चांद भैरव, सिद्धो कान्हो चांद भैरव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो अभी हम बताएं, सिद्धो कान्हो चांद भैरव। सिद्धू क्या नाम था? सिद्धो कान्हो और चांद भैरव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किसमें दिया है देखो, सिद्धो कान्हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां पे संथालों ने 1855 और 56 के बीच अपनी सरकार की घोषणा कर दी। बोला कि हम लोग अब खुद स्वतंत्र हैं, खुद की सरकार बनाने के लिए सक्षम है, खुद की सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे हुआ था भागलपुर राजमहल में, भागलपुर राजमहल में 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होता है। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। और उनकी मुख्य शिकायत भलभद्र यानी सिविलाइज्ड पीपल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाके में आकर जो है बसा हुआ था और उनका शोषण दोहन किया करते थे। अंग्रेजों से फरियादी करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे और आदिवासी अपने शोषण के भिक्षु हो जाते थे, मतलब उनको शोषण किया करते थे आदिवासी को। उसके बाद 1855 का दौर आता है जहाँ पे सिद्धो कान्हू और चांद भैरव ये चार भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और मतलब एकजुट हुए चारों भाई और ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो है आवाज उठाए थे। इन्होंने इनके इलाके में स्वयं शासन करने की इच्छा जाएगी, बोले कि हम लोग खुद शासन किया करेंगे और यह विद्रोह जो है प्रारंभ हो जाता है। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। व्यापक रूप से धारणा कर लिया, विद्रोहियों ने संपूर्ण क्षेत्र के उसके शासन के अंतर्गत आ गया और उन्हें अपनी कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन हुआ करते थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु हुआ करते थे आनंद पांडे। ऐसा कहा जाता है कि आनंद पांडे के द्वारा ही आनंद पांडे के नेतृत्व में जो है बिरसा मुंडा शिक्षा लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह करता है, बिरसा मुंडा के द्वारा एक विद्रोह किया गया है जिसका नाम रखा गया है मुंडा विद्रोह। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोटिस कीजिएगा। 1899 से 1900 के बीच में होता है और नेतृत्व किया था। उनका जन्म होता है किनका भाई? तो बिरसा मुंडा का 1875 में उलीहातू गांव में। कौन से गांव में होता है? उलीहातू गांव में होता है। जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है चाईबासा में होता है। जर्मन धर्म प्रचारक से जो है प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, मतलब ईसाई धर्म को अपना लिए थे, किंतु उनकी आत्म परमात्मा जो है शांत ना हुई और अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म को जो है विश्वास करने लगे, मतलब मुंडा धर्म को मानने लगे थे और वह हिंदू धर्म की विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो यानी देवी देवता की जगह सिंगबोंग यानी एक देवता की पूजा करने लगे। उन्होंने कहना था कि हम लोग जो है बहुत सारे विभिन्न धर्मों देवताओं का पूजा करते हैं, उससे अच्छा एक ही देवता की पूजा किया जाए और लोग जो है उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। और इस दौरान जो है 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा लिया गया और जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जेल में डाल दिया गया था बिरसा मुंडा को और लास्ट में जाके जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो 1900 में। कब हुआ था भाई? 1900 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 30 है ना। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अभी बताएं, बिरसा मुंडा हो जाते हैं। कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच हुआ था। तो वही क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन हो जाता है?
बिरसा मुंडा हो जाता है। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, मुंडा विद्रोह का कार्य क्षेत्र कौन सा था भाई? चंपारण था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से मारते हैं। देखो, बिरसा मुंडा हो जाते हैं हमारे झारखंड से। कहां से हो जाते हैं भाई? झारखंड से। चंपारण झारखंड में है क्या? नहीं, तो पूरा बंगाल में है। उसके बाद बलिया है क्या झारखंड में? नहीं, ये भी काट दो। अलीपुर नहीं, तो काट दो। लास्ट में आंसर क्या बचता है? रांची। रांची हमारे झारखंड में है और रांची से नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनको कमेंट में फेंक के मारो तो। चलो, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र हो जाता है रांची से लेकर भागलपुर तक। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों का समाज में सुधार लाना है, जनजाति समाज को सुधार कराना है और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से जो है दूर रखना है। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगो, अनेक देवता को जो मानते थे उसको बोंगो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोंगो। तो बोंगो को छोड़कर जो है अपने अनुयायियों के एक ईश्वर यानी सिंह बोंगो की पूजा करने में आह्वान किया। मतलब बताया कि हम लोग के जो पूर्वज एक भगवान को मानते थे उसी को हम लोग मानेंगे, और एक जो ईश्वर को मानते हैं उसको कहा जाता है सिंह बोंगो। क्या कहा जाता है? सिंह बोंगो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहां हुआ था? रांची में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899 और 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन हुआ था? तो बिरसा मुंडा। कौन हुआ था? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया था कब? तो 3 फरवरी 1900 को। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया और 1900 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। तो क्वेश्चन यही है कि बिरसा मुंडा जो है, मतलब एक कहानी कुछ इस तरह है कि बिरसा मुंडा एक पेड़ के नीचे सो रहे थे आराम से बिंदास से। आया अंग्रेज, उठा के उसको कहाँ पे? तो जेल में डाल दिया गया। कब? तो 3 फरवरी 1990 को। कब? 3 फरवरी 1990 को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो गया मुंडा को। किसको? गया मुंडा को। ऐसा कहा जाता है कि गया मुंडा को जो है बिरसा मुंडा के द्वारा चीफ ऑफ कमांडर नियुक्त किया गया था। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी के द्वारा भी, और ये वाला बीपीएससी टीचर 11-12 का जो होता है उसमें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए बिरसा मुंडा आसपास के गांवों से आदिवासी युवक को एकत्रित करके उन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए ट्रेनिंग दिया करते थे। बिरसा द्वारा अपनी एकत्रित सेना यानी बिरसा दल के कुशल संचालक के लिए गया मुंडा को जो है बिरसा दल का मंत्री और सेनापति, चीफ इन कमांड या फिर कमांडर इन चीफ बनाया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बोला बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये किसके पक्ष में थे? झारखंड के? नहीं, ये बिहार के पक्ष में थे, क्योंकि पहले हमारा बिहार था, पहले हमारा झारखंड, बाद में तो 2000 में बना ना। अच्छा, इसको कमेंट फेंक के मारिए तो झारखंड हमारा कब बना है? इसको कमेंट में फेंक के मारिए, ताकि इसको हम बता चुके हैं, पॉलिटिकल के भी लेक्चर में बताए हैं, उसके बाद बिहार स्पेशल के भी लेक्चर में बताएं कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। क्लियर है? चलो क्वेश्चन ये है कि बिरसा किसके पक्ष में थे? तो ये बिहार के पक्ष में थे, बिहार के आदिवासियों के पक्ष में थे। झारखंड के थे क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ के? नहीं। उत्तरांचल के? नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 1899 से लेके 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिगुओं के विरुद्ध हुआ करता था। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह जो है किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगर में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? मतलब बोल रहा है कि 1857 की क्रांति जब हुआ तो बिहार के कई नगर जो है प्रभावित हुए। बहुत सारे बिहार के नगर थे जो प्रभावित हुए हैं। बोल रहा है उसमें से बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोटक का सही, मतलब कौन कौन से
नगर जो है पहले प्रभावित हुआ, कौन सा नगर जो है बाद में प्रभावित हुआ, उसको बताना है। तो सबसे पहले प्रभावित हुआ था आपका रोहिणी, कौन सा, रोहिणी। उसके बाद हुआ था पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर है जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो, कंपनी सरकार कई कारणों से जो है बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र माना करती थी। संथाल परगना जिला देवघर, उसके बाद सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव जो 5वीं इनरेगुलर कैवलरी यानी 5वीं अवस्था घुड़सवार सेना हुआ करती थी, एक कंपनी का जो है मुख्यालय था। और 12 जून 1857 को पहले इस टुकड़ी ने खुला विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। वारिस अली, कौन सा नाम था, क्या नाम था, वारिस अली की गिरफ्तारी हो जाती है। 23 जून 1857 के पश्चात जुलाई 1857 के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर तथा जुलाई 1857 के अंतिम सप्ताह में कुंवर सिंह आरा यानी जगदीशपुर में विद्रोह कर देते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं माना जाता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को जो है विद्रोही बनाने का कारण नहीं माना जाता है। तो अधिकारियों की मतलब अक्षमता, मतलब अधिकारी के पास क्षमता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। देखो, अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का सही कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर जो है अंग्रेज हुकूमत लगभग 100 वर्षों तक अधिकांश भारत में कब्जा करके बैठी हुई थी, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने का सहायक माना जाता है। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो 4 को दिया है ना, इसमें कौन सा कथन सही है। बोल रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही बात है भाई। 1857 का जो विद्रोह हुआ, भारत ऐसे ही कब्जा थोड़ी हुआ। भारत में बहुत सारे क्या थे, विभीषण बैठे हुए थे, जिन्होंने पैसा लेके और चापलूसी करके जो है अंग्रेजों का मदद किया, जिसके कारण अंग्रेज 1857 की क्रांति में विजयी हुए। तो एक ही नंबर हमको सही लग रहा है, लेकिन इसको होल्ड में रखते हैं, बाकी एब्सोल्यूट आंसर इसमें हम लोग को देखना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदिवासियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसा नहीं लिए, पैसे से नहीं, ओहो गजब, दोनों से किया था पगला। तो ये तो एकदम एब्सोल्यूट गलत हो जाएगा, बी हटा दो। उसके बाद देखो, 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, नहीं दोनों से किया था, पैसा भी दिया था और आदमी भी दिया था। अपना जो वहाँ का सैनिक था, वहाँ के राजाओं का जो सैनिक था, उसको भी अंग्रेज जो है अंग्रेजों को दे दिया गया था, बदले में पैसा भी लिया गया था। अगला है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजों के उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ओ, अंग्रेजों का विरोध कब किया, नहीं अंग्रेजों का विरोध करता तो भारत में कब्जा करके थोड़ी बैठते हैं अंग्रेज। ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, एब्सोल्यूट गलत हो जाएगा, और सही आंसर यही निकल के जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदार हो जाते हैं। अंग्रेजों की क्या किए थे, धन और जन दोनों से बड़ी सहायता दिया था, मतलब जन भी दिया था, जन यानी लोग दिया था, और पैसे से भी मदद किया था। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचने वाले जमींदार दरभंगा, डुमराव और इटावा के जमींदार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि बिहार में, कहाँ पे भाई, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था भाई, 1857 का नेतृत्व बिहार से करता है आपका वीर कुंवर सिंह। ये देखो भाई, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है। और जब हम लोग
मॉडर्न, आधुनिक, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसका भी क्वेश्चन हो जाता है ये। क्लियर है, चूंकि ये बिहार का है वीर कुंवर सिंह, इसलिए बिहार स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्या बोलते हैं पूरे इंडिया का भी तो हिस्ट्री में आता है ना, इसलिए इसको पूरे इंडिया का हिस्ट्री में भी रखा गया है। तो इसको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया, बिहार से किसने किया था, वीर कुंवर सिंह, इनका नाम क्या था, वीर कुंवर सिंह, यहाँ पे प्यार से लिखा गया है कुंवर सिंह। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अनुगाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा यानी भोजपुर जिला से संबंधित हो जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा बुलंद किया और प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य और वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से जो है मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह यानी बिहार का शेर माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेज की सत्ता का जो है तख्ता पलट किया था और अपनी सरकार स्थापित कर दिया था। क्लियर है, वीर कुंवर सिंह के बारे में देख लिए कि उन्होंने जो है अंग्रेजी सत्ता का तख्ता पलट किया था। कहाँ पे भाई, तो शाहाबाद में किया था। कहाँ पे, तत्कालीन शाहाबाद में किया गया था, और उसके बाद जो है वहीं पे अपनी एक सरकार स्थापित कर लिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण करने के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कल्पी की ओर जो है आगे बढ़ता है। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका जो है अत्यंत सम्मानपूर्वक जो है स्वागत किया गया। अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट जो है अंग्रेजों को बुरी तरह जो है पराजित कर दिया था, और इसी युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए थे, और 26 अप्रैल 1858 को वीर गति मतलब डेथ हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि कुछ स्रोतों में वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है उसका तिथि बताया गया है 9 मई 1858। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह में शामिल हुए थे, मतलब कहां से किए थे, आरा से किए थे, आरा से, भोजपुर जिला आरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे भाई, जगदीशपुर के राजा हो जाते हैं हमारे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव यानी विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन लड़ा था, वीर कुंवर सिंह, डायरेक्ट आंसर मारो। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था भाई, किस प्रांत से, बिहार प्रांत से किया था। अच्छा, बिहार अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा और ये क्वेश्चन अगर जेपीएससी के द्वारा पूछा गया और ऑप्शन में अगर यदि झारखंड रहा तो क्या करना है, झारखंड मान के आ जाना है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन, हालांकि जेपीएससी नहीं पूछेगा, इतना पगला नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई बोरा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बिहार में कौन किया था भाई, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार से किया था नेतृत्व 1857 के विद्रोह का। अच्छा, कमेंट में फेंक के मारो उतना कि झांसी की रानी जो नेतृत्व की थी ये कहाँ से की थी, झांसी की रानी का नेतृत्व जो है कहाँ से हुआ था, उसको कमेंट में फेंक के मारना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह के। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है उसका नेता वीर कुंवर सिंह था। देहांत कब हुआ था, इनका देहांत अभी बताएं कि कभी कभी बताया गया है कि 9 मई 1858, तो 9 मई वाला मान लो ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, वीर कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, जगदीशपुर के, ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, मतलब कब इनका वर्चस्व चला, तो 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह
यानी वीर कुंवर सिंह लगभग 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवार के साथ जो है जगदीशपुर पहुंच गए हैं और अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। ऐसा कहानी था इनके बारे में, कहानी है या फिर रियल है भाई, जो इतिहासकार हैं कैसे लिखे हैं उन लोग को ही अच्छे ढंग से पता होगा। हमको जो कहानी मालूम है हम आप लोग को सुना देते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह जब घायल हो गए थे ना, उनका एक हाथ जो है आधा कट गया था, तो मतलब थोड़ा सा गोली बारूद हो गया था, जल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, तो अपना तलवार निकाले वीर कुंवर सिंह और अपना हाथ को काट दिए और गंगा नदी में बहा दिए, माँ को समर्पित कर दिया। ऐसा कहानी बताया गया है, हो सकता है रियल हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो भाई एक ट्रिक बताएं, बिहार का एग्जाम रहेगा और ये बबुआ का नाम रहेगा ऑप्शन में, तो इसको मार के आना है, लगभग आंसर राइट हो जाएगा। 80% क्वेश्चन का आंसर वीर कुंवर सिंह ही सही होगा। समझ में आ गया। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद में कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया। 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली, तब वह लगभग 80 वर्ष के थे। देख रहा है, 80 वर्ष का नौजवान बोल सकते हैं उनको, 80 वर्ष का आदमी एक कमान संभाल रहा है भारत माँ की रक्षा के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था। तो केंद्र आपका हो जाता है कहाँ से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो 1857 के विद्रोह में बिहार में, अच्छा बिहार में हो जाता है आपका कहाँ पे भाई, तो बिहार में हो जाता है आपका जगदीशपुर में। कहाँ पे, जगदीशपुर में, जहाँ के थे हमारे वीर कुंवर सिंह या फिर बाबा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर हुआ करता था, जहां जमींदार कुंवर सिंह नेतृत्व संभाले हुए थे। अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित किए थे और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर के द्वारा जो है दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा गया था। तभी हम लोग देखें किसको भेजा गया था, किसको भेजा गया था भाई, तो मेजर विसेंट को और विलियम टेलर को और मेजर विसेंट को, यानी मेजर विसेंट है क्या, अच्छा ये वाला जो है ना हिमरोज जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का जो है विद्रोह को दबा रहा था। तो इसमें तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, वही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। ये किसने कहा कहेगा भाई, जिसका जगदीशपुर है, जगदीशपुर किसका था, वीर कुंवर सिंह का। इनका कहना था कि मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा जगदीशपुर है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, एक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि जहाँ से मैं खड़ा होता है वहीं से लाइन गिनती स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही वीर कुंवर सिंह भी बोले थे कि मैं जहाँ पे भी हूँ जगदीशपुर वहीं बन जाता है। देखो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किया और इसी विद्रोह के दौरान जो है कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक जो है युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर, क्या नाम था, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने जो है विद्रोह का दमन कर दिया। अंग्रेज अधिकारी आता है, विसेंट आयर और विलियम टेलर, दोनों ने जो है वीर कुंवर सिंह का विद्रोह को दबा दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था, मतलब प्रभावित तो नहीं हुआ था। तो कौन सा भाग भाई, अभी तो हम लोग देखें ना, कौन सा, मुजफ्फरपुर देखें, हाँ मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ था, मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सिर्फ मुंगेर, बाकी आरा को भी देखें, दानापुर को भी देखें, मुजफ्फरपुर को भी देखें और पटना को भी देखें कि सब जो है प्रभावित हुआ था, लेकिन मुंगेर जो है ये प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 5, ऑप्शन नंबर केवल डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा वर्तमान भोजपुर जिले का मुख्यालय था। दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। पटना में पीर अली यानी पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, पीर अली, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का जो है समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विद्रोह में अप्रभावित था। मुंगेर आता है आपका इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। टोटल इसमें हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2 लेक्चर में इसका सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 190 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले लेक्चर में हम लोग नहीं 170-80 क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक लेक्चर में हम लोग 80 क्वेश्चन को करेंगे या फिर 85 क्वेश्चन को करेंगे, और इस तरह करके हम लोग सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन है रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है। इसमें डैश डैश दिया है, उसके बाद बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के लिए अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। तो 1885 में, कब? 1885 में। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के लिए जो है अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लाया गया था। देखो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ये क्वेश्चन ये भी आता है भाई, याद कर लेना कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लाया गया? 1793 को। इसमें बताया गया कि जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किया जाता है, और 19वीं सदी आते आते जो है भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों को जो है किराए में बढ़ोतरी किया गया। इस समय किसानों के विद्रोह का था, और इसी बीच बंगाल सरकार ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यानी ओडिशा के केवल कुछ हिस्से पर लागू कर दिया, और बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू हो जाता है, जिसमें भूमि मालिकों को जो है, जमींदारों को जो है और किराएदारों को जो है अधिकार दे दिया गया, मतलब अधिकार को परिभाषित कर दिया गया कि इतना क्षेत्र जो है इनके अंडर में आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में, कहाँ पे भाई? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया। कब? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 1908 में छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम ने रोक लगाई। क्यों भाई? क्योंकि बेट बेगोरों पर, किस पर? बेट बेगोरों पर। देखो 1902 और 10 के बीच जो है सर्वेक्षण होता है और भूमि प्रबंधन का काम शुरू होता है। वर्ष 1908 में छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम ने आदिवासियों और खुदकुट्टी अधिकारों को जो है मान लिया और बेट बेगारी या फिर बलात्श्रम प्रथा पर जो है रोक लगा दिया। बेट बेगारी का नाम क्या है? बलात्श्रम। इस पर रोक लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर कसरतकारी कानून कब पारित हुआ? अभी हम बताएं 1908 में। 1908 में कसरतकारी अधिनियम लागू किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है वर्ष 1904 में देवघर के गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे भाई? बिहार में, क्योंकि ये देवघर जो है पहले बिहार के ही अंतर्गत में आता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग सोसाइटी की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है, स्वदेशी आंदोलन की जो है प्रगति लाना है। और मुंगेर में जो है आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1906 में होता है, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ जो है स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया, मतलब भाषण दिया, और इनका जो है
समर्थन किया गया था, मतलब सपोर्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक ने किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किया था? कहाँ पे भाई? देवघर में। कहाँ पे? अभी हम लोग देखें देवघर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोल रहा बिहार में, कहाँ पे भाई? बिहार में प्रोविनियंस कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ है? 1908 में हुआ है। अभी बताया था ना, बिहार प्रोविलियंस कांग्रेस कमेटी का गठन जो है 1908 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पटना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में ही किया गया था। लेकिन ये जो किंग्सफोर्ड है ये बच जाता है, 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, क्या क्या नाम था भाई? खुदीराम बोस जी थे और हमारे प्रफुल्ल चाकी थे। इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी पर किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, उस गाड़ी पर राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है सवार थी। एक्चुअली में क्या हुआ था, इन लोग का मारने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मारने का प्लान था। किसको? तो किंग्सफोर्ड को। लेकिन ये किंग्सफोर्डवा को समझ रहे थे जोन गाड़ी को कि किंग्सफोर्डवा जाके किंग्सफोर्ड बैठ के जा रहा है, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें कौन था भाई? तो उसमें था केनेडी की पत्नी। कौन थी? केनेडी की पत्नी थी और उसकी पुत्री हुआ करती थी। लेकिन क्या होता है, उस गाड़ी में जो है बम फेंका जाता है इनके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और किंग्सफोर्ड जो है बच जाता है। बाद में क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया प्रफुल्ल चाकी ने, और खुदीराम बोस को जो है पकड़ लिया गया और बाद में गिरफ्तार करके बहुत लेट से उसके बाद जो है फांसी दे दिया गया खुदीराम बोस को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? किस स्थान पर भाई? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, पटना में 1913 ईस्वी में अनुसूनील समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि पटना में 1913 ईस्वी में अनुसूनील समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भाई? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापना किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में, कहाँ पे? पटना में एक समिति बनाता है जिनका नाम रखता है अनुसूनील समिति। यह एक शाखा थी, इसकी स्थापना की थी और इस समिति का उद्देश्य जो है संगठित हिंसात्मक संसाधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता हासिल करना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि वर्ष 1913 में, कब भाई? वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 1913 में अनुसूनील समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा का राजा था, इन्होंने सहायता किया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन होता है और इसमें दरभंगा के राजा जो हो जाते हैं, इन्होंने अधिवेशन के संपन्न होने में जो है बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 68 बोल रहा है कि बिहार में
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो बिहार में 3 जगह ही कांग्रेस अधिवेशन होता है भाई। तो जो प्रथम अधिवेशन होता है ये अपना पटना से होता है। कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 में होता है। कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में। कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में होता है। यह बिहार का आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हो जाता है और इस अधिनियम की अध्यक्षता जो है रघुनाथ सिंह मधु मुधोलकर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के महासचिव डी.ई. वाचा और डी.ए. खरे थे। मौलाना मजलरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चूंकि पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, अतः इस प्रश्न के विकल्प में बांकीपुर और पटना दोनों होने पर जो है स्थान विशेष के आधार पर बांकीपुर को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, बांकीपुर भी दिया है क्या? बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर है या नहीं है? पटना है, कोई दिक्कत नहीं है, पटना के बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पटना के बांकीपुर में। कहाँ पे? पटना के बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर क्या है? बांकीपुर भी है और पटना भी है, यानी क्या हो जाएगा भाई? पटना के बाद। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा कि एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट कहाँ पे है, बोकारो के कहाँ पे है? तो बोलना पड़ेगा जोधाड़ी मोड़ में है, बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक्यूरेट स्थान का नाम यहाँ पे हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोग बताएं कौन थे भाई? R.N. मधुलोकर। कौन थे? मधुलोकर जी थे हमारे 27वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पता चल रहा है कि 27वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, 27वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, इतना चीज की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग देखें R.N. मधुलेकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन होता है, वहां का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब 1922 में होता है, कहाँ पे? गया में होता है, अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में, कब भाई? वर्ष 1922 में जेल से जब छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन में जो है निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है देश बंधुओं ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं को भीतर असहयोग भारतीय राजनीतिक को नया आयाम देना है उसका प्रयास किया गया, परंतु C.R. राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S. श्रीनिवास अय्यर और आदि नेताओं ने जो है इस परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया था। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न होने के प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन होता है? तो अभी हम लोग देखें गया में होता है। 1922 का अधिवेशन कहाँ होता है भाई? गया में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है भाई? इसको कमेंट में फेंक के मारो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? चित्तरंजन दास। जो 1922 में हुआ था, कहाँ पे? गया में। अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास। भाई एसएससी वाला जो है ना, एसएससी वाला यदि अगर देख रहा है वीडियो को, तो ये सब जो हम बता रहे हैं फैक्ट सब, जैसे कि गया का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। गया 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। ये सब नोट कीजिएगा उन लोग या फिर रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताएं, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? चित्तरंजन दास। इसको प्यार से बोला जाता था सी आर दास। क्या बोला जाता था? सी आर दास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 78 बोल रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है? किसके प्रयत्नों से भाई? तो दीप नारायण सिंह के मतलब प्रयत्नों से मतलब प्रयासों से। तो क्या नाम था? श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार में जो है प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सचिदानंद सिन्हा। कौन आ जाता है भाई? सचिदानंद सिन्हा। अधिवेशन में जी के गोखले की विशेष उपस्थिति थी। गंतव्य है कि दिए गए प्रश्नों के बिहार प्रांतीय कांग्रेस के स्थान पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन का होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? किस सोसाइटी की स्थापना किया गया था इनके द्वारा? इनके द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। किसके द्वारा? बाबा ठाकुर दास के द्वारा। कौन सी सोसाइटी थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 1960 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके फलस्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार राज्य एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व कौन किया था? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो जाता है। उसके बाद बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकाला जाता है और इसमें महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से जो है बिहार पृथक्करण की मांग रखा हुआ था। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण मतलब अलग होने के लिए आंदोलन जोर पड़ने लगा। उसके बाद महेश नारायण के देहांत के बाद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आते हैं और इस आंदोलन का अगुवा बन जाते हैं। मतलब अगुवा मतलब नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग किया गया, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दरबार में स्वीकार कर लिया गया और ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इनामी डॉक्टर सिन्हा के साथ जो है मिल गए और वर्ष 1908 में और 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर नवीन प्रांत बिहार और उड़ीसा का उदय हो जाता है, जिसकी राजधानी जो है पटना बनी थी। और भारत का शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। अतः एक अलग भारतीय प्रांत के रूप में बिहार का गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को प्रभावित हुआ था। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार स्पेशल में कल पढ़ाए हैं। बिहार दिवस कब मनाया गया है, इसको कमेंट में फेंक के मारिए। चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? कब हुआ था भाई? अभी दिखे ना 1936 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल से अलग हुआ था 1936 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? कब? 1936 में। ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 22 मार्च 1922 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार राज्य उड़ीसा नाम से अलग प्रांत का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 को जो है प्रभावी हुआ। फिर 22 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया जाता है। अभी हम क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोग से। उसके बाद देखो, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो जाते हैं। दोनों पृथक प्रांत मतलब अलग अलग
राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आते हैं, मतलब राज्य बन जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से अलग होता है 1912 को। कब होता है? 1912 को। अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। आई होप कि आज का डिस्कशन आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।